अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी चौथे रोज में दाखिल हो गई है। ईरान ने पीर की सुबह इजराइल पर मिसाइल बरसाए। इजरायली शहरों तल अवीव और हैफा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। इससे चंद घंटे कबल इजरायली फौज ने एक बार फिर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर बमबारी की। इजराइल के हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 220 से तजावुज कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान और इजराइल कोई मुआहदा करेंगे, ताहम अमरीका इजराइल की हिमायत जारी रखेगा। ईरान का कहना है कि वो हमलों के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इजराइल ने मशरिक़ वस्ता में ईरान के असर और रसूख को महदूद करने के लिए एक मुसलसल और मुनज़्ज़म अस्करी हिकमत अमली इख्तियार की है, जिसका दायरा शाम, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन तक फैला हुआ है। इस हिकमत अमली का हदफ ईरान के इत्तेहादी गिरोह, उसके अस्करी कमांडर, जौहरी और मिसाइली साइंसदान, असलहे की तरसील के मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का तस्वीराती हथियार समझा जाता है। इजरायली हमलों का बराह रास्त निशाना बने। 2006 की जंग के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी अस्करी क़ुव्वत में इजाफा किया, मगर इजराइल ने मुसलसल फ़ज़ाई हमलों, ड्रोन हमलों और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए इसकी क़यादत और तनसीबात को कमज़ोर किया। हालिया बरसों में हिजबुल्लाह के दर्जनों आला कमांडर्स इजरायली हमलों में मारे गए। शाम में ईरान ने 2011 की खाना जंगी के बाद एक मजबूत अस्करी वजूद कायम किया। पासदारान इनकलाब, खास तौर पर अल-कुद्स फोर्स, शाम के फौजी अड्डों, लेबनानी सरहद के करीब मिसाइल बेसिस और शामी फौज के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस में सरगर्म रहे। इजराइल ने 2017 से 2024 के दरमियान सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें ईरानी कमांडर्स, असलहे की खेप, ड्रोन साज मराकज़ और मिसाइल लॉन्चिंग पोजिशंस को तबाह किया गया। ईरान के जौहरी साइंसदान भी इजरायली खुफिया कार्रवाइयों का शिकार बने। इराक और यमन में भी इजराइल ने ईरान के हमायत याफ्ता गिरोहों पर ड्रोन और साइबर हमले किए, जबकि गाजा में हमास और अस्करी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाया गया। इन तमाम तर कार्रवाइयों का मकसद एक ही रहा, ईरान की खिते में तस्वीराती गहराई को महदूद करना और उसके इत्तेहादियों को कमजोर करना। इजराइल की जानिब से 2010 से लेकर 2023 तक ईरान के जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता मुख्तलिफ साइंसदानों को निशाना बनाया गया। इन तमाम वाक़यात पर ईरान ने बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज किया। इजराइल का ईरान पर हमले करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इजराइल ईरान पर जारहियत करके न सिर्फ एक खुद मुख्तार मुल्क की खुद मुख्तारी की तौहीन कर रहा है, बल्कि पूरे खिते को जंग की लपेट में धकेल रहा है। ये तमाम मामलात इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि इजराइल की जारहाना पॉलिसी न सिर्फ खिते के अमन के लिए खतरा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी ज़ाबतों की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इजराइल जो मजलूम फ़लस्तीनियों का जल्लाद बना हुआ था, अब उसे ईरान जैसे मुल्क पर हमले की क्या अदा करनी पड़ सकती है या नहीं। ईरान जो एक सिर्फ मुल्क ही नहीं, सदियों के तसलसल से चली आ रही एक तहजीब है, जिसे शिकस्त देना इजराइल के बस की बात है या नहीं, ये बड़े अहम सवालात हैं। इन्हीं पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और ज़ैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीकी मुज़ाकरात का ट्रैप, ईरानी सलाहियत का इम्तिहान। क्या ईरान मशरिक़ वस्ता में अपने असासों के नुकसानात के बावजूद इजराइल को बड़ा जवाब दे पाएगा? शहजाद साहब, गुज़िश्ता 4 रोज़ की सूरत हाल हमारे सामने है। दोनों जानिब से हमले किए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुज़ाकरात की मेज़ एकदम ऑफ हो गई है, जंग का मैदान ऑन है। ईरान भी अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा रहा है और इजराइल भी सामने मौजूद है। क्या अपने असासों के नुकसान के बावजूद कोई बड़ा जवाब दे पाएगा ईरान? अच्छा, इसमें आपके सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी चाहिए। एक तो मैं आपके जो लफ्ज़ सलाहियत इस्तेमाल किया वो बिल्कुल जायज़ है। सलाहियत, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, सलाहियत और बर्दाश्त का मुकाबला है। ठीक। सलाहियत ईरान की और बर्दाश्त इसराइल की। ये जब दोनों आपस में जंग में गए हैं तो दोनों तहजीबों का, एक तो तहजीब है और एक कौम है जो कि 1949 के बाद या 47-48 के बाद गालिबन वजूद में आई, 49 में। तो ये वो जो कौम है वो अपना मकसद ढूंढ रही है या ढूंढने की कोशिश में है, और उसने नबर्द आजमा है मशरिक़ वस्ता में और अपने तमाम दुश्मनों के साथ। उसका एक तारीख हम सबको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ईरान अपने तौर पे एक तहजीब होते हुए और एक बहुत तारीखी तहजीब होते हुए मेरा ख्याल है कि ज्यादा इस्तेदाद रखती है मार खाने की। बदकिस्मती हमारी क्या है, लफ्ज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मार खाने की, सहने की, बर्दाश्त करने की। यानी दोनों तरफ से, यानी देखा जाए, मुकाबला देखा जाए दोनों तरफ से, तो जो मिलिट्री कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो तो इसराइल की ज्यादा भारी नजर आती है।
ईरान पिछले 45-46 साल से सैंक्शंस के नीचे है। वो जो कुछ उसने बनाया है अपने तौर पे, अपने R&D करके अपने तौर पे, अपनी जो अपने अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप किया, और काफी काफी इंप्रेसिव है वो कैपेबिलिटी। और खास तौर पर जबकि अब जंगें जमीनी जंगों की बजाय या हवाई जहाजों की जंगों की बजाय अब मिसाइल्स पे आ गई हैं, जिस तरीके से के वाजे है, तो मिसाइलों का अंबार कितना है किसके पास, और किस तरह की बर्दाश्त और किस तरह का डिफेंसेस हैं, ये फैसला करेगा कि इन दोनों की इस्तेदाद कितनी है और इसमें सलाहियत कितनी है और उसको बर्दाश्त की किसके अंदर कितनी है। मेरे ख्याल में अगर तो जिस तरीके से कि पिछले चंद दिनों के अंदर हमले हुए हैं इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से, और मिसाइल्स, और काफी इफेक्टिव हमले हुए हैं, मेरे ख्याल में अगर इस किस्म के हमले जारी रहे, अब ये नहीं पता हमें कि कितने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं ईरान के पास, कितने बना चुका है, कितने बना सकता है, और फिर उसके बाद अगर वो इस तरह की चीज है तो इसराइल उनको निशाना बना के अगर खुदा न खास्ता खत्म करने की कोशिश करता है तो फिर सलाहियत कितनी कम हो जाती है। ये वो चीजें हैं जो क्वांटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन लगता यूं है कि अगर तो इस तरह से 1, 4, 5 दिन, हफ्ता और चली ये जंग, जिसके अंदर के हर रात कोई 10, 15 मिसाइल, 20 मिसाइल ईरान मारता है जो कि इफेक्टिवली जाके अपने निशानों पे गिरते हैं, क्योंकि इसराइल की सेंसिटिविटी शहरों में, अपनी आबादियों के में, अपने लोगों के अंदर बहुत ज्यादा, यानी उनको नुकसान पहुंचने का बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, वो उधर बर्दाश्त नहीं कर पाते। डेड बॉडीज हो या किसी किस्म का नुकसान हो तो उसके ऊपर लोगों की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे एक लोकल रिएक्शन आ सकता है, और वो लोकल रिएक्शन फिर सियासी तौर पर भी उसका इजहार हो सकता है। ऑलरेडी आपने पता होना चाहिए कि गजा के मामले में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। खैर, ये तो एक बात हो गई कि इस्तेदाद इनकी, कैपेसिटी ईरान की कि कितने मिसाइल हैं, कितनी देर चला सकता है, और उनके अंदर के वो कितनी मार खा सकते हैं। वरना ईरान में अंदर तहजीबी तौर पर तो कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज जो है वो ये है कि ईरान NPT का सिग्नेटरी है, यानी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, और अगर IAEA को उसने इजाजत दी हुई थी कि आके अपने प्रोग्राम्स, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको चेक करने की, तो कहीं ना कहीं पे उसने कुछ ऐसी वजूहात गालिबन उन्होंने बनाई या इन्होंने क्रिएट की जिसकी वजह से ये खतरा पैदा हो गया दुनिया को, और खासतौर पे अमेरिका और इसराइल को, और इसराइल को खुसूसी तौर पर, कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया। और ये इंतहाई कदम वो है जिसकी फिर कीमत या वो भुगतेगा अपनी सियासी तौर पर और कौम के लेवल पे, या ईरान भुगतेगा अगर ईरान उस वक्त तक खड़ा नहीं रहता किसी वजह से। आपने ट्रैप का जिक्र किया कि ट्रैप में डाला, मेरा ख्याल है कि ये ट्रैप में आना ही था। अच्छा। आना ही था। आज होता इस तरीके से है कि जब आपको पता हो कि आपका एक परसेप्शन है दुनिया के अंदर कि आप एक बड़ी तहजीब हैं, बड़ी कुव्वत हैं, और लोगों को ये नहीं पता था कि आप कितनी बड़ी कुव्वत हैं, जब आप जंग में चले जाते हैं तो फिर आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। ठीक। या तो फिर उस एक्सपोजर के बाद जो कमियां नजर आती हैं वो आपका, जिसे कहते हैं ना कि परसेप्शन पंक्चर कर दिया, ठीक। पंक्चर हो गया, हाँ। ब्लफ कॉल हो गया, हाँ। तो फिर आपके पास छुपने की जगह नहीं होती। ईरान अलबत्ता अपने मिसाइल्स के साथ बड़ा इफेक्टिवली लड़ रहा है, और उसको चाहिए कि अब जबकि इस चीज में चला ही गया है तो फिर आखिरी हद तक जाए, तहजीबी तौर पर वो बचेगा और जरूर रिकवर करेगा। इसराइल के बारे में सवालात उठते हैं तो मेरा ख्याल है वही रास्ता है जंग को बंद करने का भी और कराने का भी, और ये सबक देने का भी कि मेरा ख्याल है जंग बंदी के अंदर ही बेहतरी होगी अगर इसराइल की तरफ से ये आवाज उठेगी। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, हिजबुल्लाह के कमांडरों की हलाकतों से भी ईरान के असर रसूख को धचका लगा तो कितना, और शाम में जो ईरानी फौजी असासों की तबाही हुई, तो ये जो लॉसेस हुए हैं, इन लॉसेस के बाद ईरान कितनी स्ट्रेंथ के साथ और कितना आपको लगता है कि एक लॉन्गर रन में एक मजबूत और बड़ा जवाब दे सकता है? आयशा, हम सब की तो यही ख्वाहिश है कि ईरान अपनी सालमियत को और अपने शहरियों का दिफा करे, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जिस तरीके से ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर्स दिखाई दिए, जून 13 को जब वहाँ पर हमला हुआ तो यकायक 20 मिलिट्री कमांडर्स को जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर लीडरशिप है उसका भी कोला कमा कर दिया गया। और उससे ये साबित होता है कि एक तो इसराइल ने अपना पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क का जाल बिछाया हुआ है ईरानी जो सोसाइटी और उनकी रियासत के अंदर। अब वो जैसे अभी ये कह रहे हैं कि तहजीबी तौर के ऊपर शहजाद साहब कह रहे हैं कि वो लड़े हैं और लड़ेंगे, जाहिरी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सूरत हाल इस वक्त है दोनों फरीकैन की फौजी कैपेबिलिटी और ताकत, खुसूसन एयर डिफेंस की और एयर स्ट्राइक्स की, उसमें ईरान के पास वो नहीं मयसर
जो इसराइल के पास है। एक तो इसराइल के साथ अमेरिका है और पूरी मगरबी दुनिया है जिन्होंने उसको पिछले 30-40 साल में खिला खिला कर पाल पोस कर बड़ा किया है इसी दिन के लिए गालिबन। और ये जो सब कुछ हो रहा है, आपने जिक्र किया हिजबुल्लाह का और हमास का, देखिए ये हादसा जो है ये यकदम तो नहीं होता, पर बरसों से इसकी परवरिश हो रही थी। गजा के बाद आपने देखा यमन में जो वहां पे बंदोबस्त किया गया, उसके बाद लबनान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह को अटैक किया गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि जो है ये शाम जो है वहां पे रजीम चेंज करवाई गई और वहां पे एक ऐसा शख्स जिसको कि खुद अमेरिका और मगरबी दुनिया दहशतगर्द कहते थे, उसको ना सिर्फ वहां पे लीडर बना दिया गया बल्कि उसको कहा गया कि क्या बेहतरीन आदमी है। और वो इजराइल को इजाजत दे रहे हैं कि उनके ऊपर से सारे मिसाइल्स उड़ के आए, सारे जहाज उड़ के आए, स्ट्राइक्स करें। तो इस वक्त तो ये सारी की सारी अब उनकी तवज्जे आने वाले दिनों में ईरान में उसकी रियासत को गिराकर या कमजोर करके वहां पे हुकूमत की तब्दीली लाना है। यही वजह है कि अगर ये तमाम तर जो रीजन दिया जा रहा है या जंग की जो कॉज है कि जी यहाँ ईरान एक न्यूक्लियर बम बना रहा है और न्यूक्लियर साइट्स को हमने न्यूट्रलाइज करना है वगैरह वगैरह, तो वहां पे ये कुछ नहीं हो रहा। वो तो उनके कमांडर्स को एलिमिनेट किए जा रहे हैं, यानी कि उनकी रियासत जो है उसका सर ही काट रहे हैं। देखिए ना, ये बहुत एक लम्हा फिक्री है, अगरचे कि हमारे जज्बात, हमारा दिल यही उन ईरानियों के साथ है और हमारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं वहां पर, मगर मारूजी तौर पर अगर हम देखें इस वक्त सूरत हाल, तो ईरान एक बहुत कमजोर विकेट पर दिखाई देता है। अगर रूस या चीन आगे बढ़कर उसकी सपोर्ट करते हैं, आने वाले दिनों में ये मिसाइल कब तक चलेंगे? ये मिसाइलों की बारिश चंद दिन तो होती रहेगी, उसके बाद तो जो मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री हैं उनको भी उड़ाया गया है। अब वहां पे गैस की जो सप्लाई होती है शहरियों को, उसको भी निशाना बनाया गया। अगला होगा उनके पावर प्लांट्स का पानी का। कॉल फॉर पीस आपके ख्याल में कहां से इनिशिएट होगी? इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से? बात रजीम चेंज से पहले रुक जाएगी या वहां तक जाएगी? देखिए, कॉल फॉर पीस तो ट्रंप तो कह रहे हैं कि जी मैं अब सेटलमेंट करवाना चाहता हूं। खुदा जाने कितने वो सीरियस है, कितने वो सिंसियर है इस बारे में। लेकिन अगर कोई रोल अदा कर सकता है इजराइल को पीछे हटाने के लिए तो वो अमेरिका है या जो मगरबी ममालिक ताकतवर वेस्टर्न यूरोप के हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस। लेकिन वो तो सारे के सारे इजराइल के साथ हैं, वो तो इजराइल को मजलूम साबित करने पे थोले हुए हैं। आलमी मीडिया भी यही दिखा रहा है। जो ईरानी शहरियों की हलाकत हो रही है उसका कहीं तस्करा नहीं है, ठीक हो गया। और जो इजरायली अपार्टमेंट्स पर मिसाइल जा रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। देखिए, ये सीरियस मामला है। ये हसन निसार साहब, जैसे ऊपर शहजाद साहब भी बात कर रहे थे कि ईरानी कौम और तहजीब में बार बार उभरने की कुव्वत है, आपको क्या लगता है कि ये अपने नुकसानात के बावजूद ईरान जो है बड़ा नुकसान दे पाएगा इजराइल को, या ईरान को ही बैकफुट पे जाना पड़ेगा, लंबा अरसा सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस सूरत हाल को? मैं आपके सवाल का डायसेक्शन करूंगा पहले ऑपरेशन थिएटर में सवाल। और बैकफुट और फ्रंट फुट ये दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा जनरल सिर्फ यलगार ही नहीं जानता, उसको पसपाई पे भी कमांड होता है। बाज़ औक़ात पसपाई यलगार से बेहतर होती है। हमारा ये जो इस लफ्ज़ ट्रैप का जो जवाब नहीं है, जो आपको समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है, तो ईरान को क्यों समझ नहीं आएगा? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ना, मैं कोई और बात समझाने की कोशिश करूँगा। जो आपको समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, ईरान को क्यों समझ नहीं आएगा? आपका सवाल, एक मिनट देखें। तारीख बताती है, अब आपने आगे कहा ईरानी सलाहियत, फिर उसका इम्तिहान भी लाजवाब, तो हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। बीबी, ईरान फारस था, अपने वक्त की सुपर पावर। कौमों का डीएनए एक रियलिटी होता है, ये साइंटिफिक रियलिटी है। अच्छा, रह गया आपका ये कहना कि जी बड़ा जवाब दे पाएगा, तो बीबी इस खेल में जवाब बड़े या छोटे नहीं होते, रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक होते हैं, अहमकाना या दानिशमंदाना होते हैं। एंड आई पर्सनली एक्सपेक्ट
कि ईरान के पास वो एक ख़ास तरह की विजडम मौजूद है, और ईरान के साथ जो कुछ हुआ है और उसके नतीजे में जो चीज़ें आ रही हैं सामने, मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका तर्जुमा फिर करेंगे कभी। वैसे अगर अभी कर दें तो ये ठीक हो गया, उसका वो पंक्चर कर दिया है उसके इमेज को। जी जी जी, बस इतना ही। हसन साहब, ज़ैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। हसन साहब ने तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह दिया है। ज़ैगम साहब ये फरमाइएगा कि अब तक जो सूरत हाल बनी है गुज़श्ता 4 दिनों में, क्या इजराइल ने तेहरान को निशाना बना के रेड लाइन क्रॉस की है जहां से वापसी मुमकिन नहीं? अब कहा जाए कि मामलात किसी और रुख आगे बढ़ेंगे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का जो करैक्टर रहा है, ईरान के अंदर तक जो कार्रवाइयाँ रही, ये कितना बड़ा डैमेज ईरान के लिए रहा? ईरान पसपाई इख्तियार करेगा या जलगार भरपूर रहेगी यहाँ से? आयशा, पहली बात तो ये है कि पूरी तारीख़ में कमतर तहज़ीबों ने बड़ी तहज़ीबों को रौंदा है, बार बार रौंदा है। ईरान की तहज़ीब उसको नहीं बचाएगी। इस वक्त ईरान की टेक्नोलॉजी, उसके दिफा की सलाहियत और उसकी डिप्लोमेसी उसको बचाएगी। ईरानियों की हिम्मत का, उनकी हमीयत का हमें कोई शक नहीं है। इस वक्त ईरान ज़बरदस्त जवाब भी दे रहा है। 1973 के बाद से जब यौम किपुर वार हुई थी, मिस्र और शाम ने इकट्ठे हमला किया था इसराइल पे, 50 साल के बाद इसराइल के अंदर, घर के अंदर जंग पहुंची है। लेकिन बहुत सी कमज़ोरियां भी हैं। ईरान के पास फ़ज़ाइया नहीं है। ईरान का जो फ़ज़ाइया है, फ़ज़ा है, इस वक्त वो इसराइल के कंट्रोल में है। उसे एरियल सुपीरियरिटी हासिल है। उसके जहाज़ फिर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान की इस वक्त तमाम तर दिफा एक चीज़ पर, मिसाइल्स पर, जो बहुत इस वक्त तक ज़बरदस्त है। लेकिन कितनी तादाद में चला सकते हैं, कितनी देर तक चला सकते हैं, कितनी जल्दी ईरान अपने मिसाइलों के ज़रिए वो पेन पॉइंट ला सकता है जिसके बाद इसराइल की बस हो जाए और इसराइल अपने मकासद हासिल करने से रुक जाए। अहम सवाल ये है, सबसे अहम सवाल ये है कि दुश्मन के हमला आवर के अहदाफ क्या है। जब कोई जंग शुरू करता है, जंग छेड़ता है, तो कुछ अहदाफ के लिए करता है ना। और जिस पर हमला करता है उसकी कामयाबी ये होती है कि हमला करने वाला अपने अहदाफ हासिल ना कर पाए। जिस तरह मोदी कुछ अहदाफ लेकर आया था, न्यू नॉर्मल के अहदाफ, और हमारी ये कामयाबी थी कि वह अहदाफ में नाकाम हुआ। अब देखिए 3 अहदाफ हैं इस वक्त वाज़े। पहला हदफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस पर 20 साल से झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से सैंक्शंस हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसकी वजह से इसराइल ने हमला किया है। और हमला करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इसराइल की एटमी सलाहियत को या तो मुकम्मल ख़त्म किया जाए या उसे कई साल पीछे धकेल दिया जाए। दूसरा हदफ क्या है? इसराइल की दिफाई सलाहियत, ख़ास तौर पर उसके मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना। और इसराइल की ख्वाहिश ये है कि ईरान के घर की दीवारें ढह जाएं, उसकी वो सूरत हाल हो जाए जो इस वक्त इराक की है, जो इस वक्त शाम की है, जो इस वक्त लिबिया की है। और तीसरी बात, जिसका अमेरिका इजहार नहीं कर रहा लेकिन इसराइल खुले तौर पर कर रहा है, वह है रजीम चेंज। इस हुकूमत को गिरा देना, जिसके लिए वैसा क्यास क्रिएट करना होगा जैसा क्यास इराक में क्रिएट किया गया। अब पहली बात का मैं थोड़ा बता देता हूं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए 3 बड़ी साइट्स हैं जिनमें से 2 साइट्स को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। नतंज बहुत बड़ी साइट थी, उसके शायद जो अंदरूनी ज़ेर ज़मीन उसके हिस्से थे उसको भी नुकसान पहुंचा दिया गया। इस्फहान को भी। एक बची हुई है फरदौ की, और फरदौ पहाड़ के अंदर है, 8 मीटर अंदर है, जो इसराइल की टेक्नोलॉजी से नाकाबिल तस्खीर है। सही। जिसके लिए अमेरिका के बंकर बस्टर बम चाहिए जो इसराइल मांग रहा है। अब उस वक्त से पहले कि अमेरिका बंकर बस्टर बम दे या अमेरिका खुद शामिल हो जाए, इस जंग को रुकना चाहिए, क्योंकि जितना वक्त गुजर रहा है इस न्यूक्लियर सलाहियत को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक। और उसका दूसरा हदफ भी मुसलसल हासिल हो रहा है। जितना वक्त गुजर रहा है इसराइल
ईरान की दिफाई सलाहियत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब तीसरी आखिरी बात है रजीम चेंज की, और जितना डिग्रेड करेगी सलाहियत रजीम चेंज की तरफ भी मामला जाएगा, अंदरूनी क्यास करने की भी उसकी कोशिश होगी। तो अहम तरीन चीज़ क्या है? अहम तरीन चीज़ है वक्त, कि कितना जल्दी ईरान इस पेन पॉइंट पर, उस तकलीफ पर इसराइल को लाता है कि जहां पे इसराइल की बस हो जाए और वो खुद कहे कि अब मजीद जंग नहीं करनी, क्योंकि ये जंग चलती रहेगी तो बहुत नुकसान है। और ईरान ये कह चुका है, ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल रुकेगा तो हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे डिप्लोमेसी भी बहुत अहम है और ईरान बहुत सी गलतियां इस बारे में कर चुका है। दुरुस्त हो गया जी। बड़े अहम नुक्ते पर हम आज ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। नेतन्याहू ने जो भी फैसला किया है, जंग छेड़ने का रियलिस्टिक था, नॉन रियलिस्टिक था, दानिशमंदाना था या अहमकाना था? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की जो इसराइल और ईरान की सूरत हाल है, अहदाफ और हकाइक क्या हैं या ग्राउंड रियलिटी, जंग का फैसला करना और इस जंग में जाना, ये एक फैसला क्या कॉस्ट करेगा, अब इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। गजा में हजारों अफराद का जल्लाद नेतन्याहू, ईरान पर हमलावर, क्या नेतन्याहू की हमाकत की कीमत पूरे इजराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात को अदा करना पड़ सकती है? ज़ैगम साहब, अमरीकी नज़ीरों को अगर फॉलो कर रहा है, हम वियतनाम से इराक और अफगानिस्तान तक की बात कर लें, अगर इसराइल उसी डगर पर है तो अमेरिका को तो कोई इतने बड़े फ़वायद उस तरह नज़र नहीं आते। खुद उसके मुल्क से आवाज़ें जंग के खिलाफ उठना शुरू हो गई। इसराइल को कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, या फिर अमेरिका और उसके मफादात को, जब हम वर्ल्ड स्टेज पर देखते हैं कि ऑलरेडी एक पावर अनबैलेंस है, वहां पर भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, इसराइल जो कुछ करता है वो सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं करता, और यही मुश्किल ईरान के लिए भी है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका की और पूरे मगरिब की ताकत होती है। तो जो कुछ होता है उसकी कीमत सिर्फ इसराइल नहीं देता। पिछले साल ही इसराइल को अमेरिका ने $24 बिलियन दिए। तो जो माशी वज़न है इसराइल की जंगों का, उसके कत्लेआम का, उसके जेनोसाइड का, उसका वज़न भी अमेरिका उठाता है। और इतनी जो ज़बरदस्त उसकी जंगी सलाहियत और हथियार हैं, उसकी कीमत भी अमेरिका के अवाम दे रहे हैं। और इस वक्त जो कुछ इसराइल कर रहा है वो इसराइल बिल्कुल अकेला नहीं है, और इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मकासद में भी कोई बहुत फ़र्क नहीं है। JCPO से ट्रंप साहब निकले थे, और ट्रंप साहब जो चीज़ मुज़ाकरात से हासिल करना चाह रहे थे, इसराइल उसे ताकत से हासिल करना चाह रहा है, तो दोनों एक तरफ में जा रहे हैं। अब जहाँ तक कीमत का सवाल है, देखिए कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि आगे वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं, ये बात बढ़ती है तो कीमत सिर्फ ज़ैगम साहब, एक सेकंड के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, थोड़ा इसमें मैं एडिशन। आप जब मगरिब की ताकत की बात करते हैं, गजा के मामले पे यूरोप इस वक्त खुद आवाज उठा रहा है, वहां के लोग आवाज उठा रहे हैं। वो इस हद तक है कि अमेरिका के साथ एक खफगी का इजहार है। दूसरी पावर्स भी एक डिस्टेंस पे दिखाई देती हैं। जो गजा में सिचुएशंस क्रिएट हुई है, उसने अमेरिका के पास फेस सेविंग या कोई एथिकली कोई चीज छोड़ी है कि वो मजीद सपोर्ट करे? अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा आवाज है, वहां पर प्रोटेस्ट हैं। अमेरिका में कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए जिसकी वजह से अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो जाए। यूरोप में कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए कि यूरोप पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो जाए। यूरोप के अवाम में एक इस बात का एहसास ज़रूर है, लेकिन क्या यूरोप के अवाम का एहसास इतना मजबूत है कि वह अपनी हुकूमतों को पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दे? ऐसे कोई साइंस नहीं है। बदकिस्मती से ये जो दुनिया है, ये अखलाकियात की दुनिया नहीं है, ये ताकत की दुनिया है। और मगरिब अभी तक नौआबादी निज़ाम के खुमार से नहीं निकला, और इसराइल एक सेटलर कॉलोनी है। सही। तो पॉलिसी बदलने का तो ऐसा कोई जल्दी में इम्कान नज़र नहीं आता, सिर्फ इस वजह से कि फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है। ठीक। देखिए, अब वापस मैं आऊँगा आपकी तरफ कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर ये मामला बढ़ता है तो इसकी बहुत बड़ी माशी कीमत होगी। इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी भी प्राइस होगी। ठीक। इसमें गल्फ के मुल्क शामिल हो सकते हैं, उसकी कीमत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑयल की सप्लाईज में डिसरप्शन आता है, इसके नतीजे में जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। ठीक। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो सकती है, जहां से 20% सप्लाई आती है, जहां हूती बैठे हुए हैं, और वहां पे बहीरा आमर में वहां पे भी सप्लाई मुतासर हो सकती है। तो पूरी दुनिया 1973 से बड़े बोरान से गुजर सकती है। ऑयल की कीमत $200 बिलियन
पर बैरल तक जा सकती है। महंगाई का दुनिया पहले ही सामना कर रही है और ये बहुत बड़ी कीमत होगी जो मगरिब को भी देनी होगी। 1973 में भी मगरिब ने ऑयल प्राइसेस की बहुत बड़ी कीमत ठीक हो गया। हसन निसार साहब, इकोनॉमिकल कॉस्ट की बात करें, ये तो फिर पूरी दुनिया को देनी पड़ेगी, लेकिन इजराइल ईरान को एक थका देने वाली जंग में उलझाकर खुद महफूज ही रहेगा क्या फिर भी? देखें, ये जो आपने कहा है ना कि अमरीकी मफादात को अदा करना पड़ सकती है इसराइल और मशरक़ वस्ता में, तो मेरा ख्याल है कीमत आपने थोड़ी ज़रा ज़्यादा लगा दी है। कीमत हो सकता है अदा करनी पड़े, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, वैसे ज़ाती तौर पे मैं इसको बिल्कुल ही और तरीके से देखता हूँ कि इसराइली माइट का एक्सपोज होना, उस पर इतना वाज़े डेंट पड़ना, ये इतना अनएक्सपेक्टेड है। मैं गया हूँ दो चार बार ईरान। अच्छा, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कीमत है। मुझे नहीं पता कीमत किन टर्म्स में आप बात कर रही हैं। इसराइल को जो डेंट पड़ा है उसका बिल्कुल ही एक ऐसा जैसे कोई मावरा किस्म की कोई वो चीज़ थी, वो बहुत बड़ी कीमत है। बाकी कीमत शायद नेतन्याहू को बहुत जल्दी ज़ाती तौर पे चुकानी पड़े। मेरा नहीं ख्याल के बात इस हद तक आगे जाएगी, कतई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी नजर आए बेवकूफ़ नहीं है। ठीक हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद शहजाद साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, क्या ईरान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में आग की ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है? अगर हम चाइना और रशिया की बात करें, अस्करी नहीं वो सिफारती तौर पर भी फाल होते हैं, तो नताइज क्या हो सकते हैं? आयशा, एक तो खित्ते के लिए खतरनाक है, यानी खासतौर पर ये जो हमारा एशियाई मगरबी एशिया और जनूबी एशिया वाला खित्ता, ये थोड़ा सा पागलपन के अंदर शामिल, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसी कोई खतरा थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत ही फूंक फूंक के और केयरफुल रहना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी अपने दोनों अतराफ में। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम बात कर रहे थे कि तहजीबी और इसराइल और उसका फ़र्क कितना है। इसराइल की आबादी 1 करोड़ है, सिर्फ 1 करोड़, यानी जितनी कि आपकी बलूचिस्तान से भी कम आबादी है इसराइल की। और 9 करोड़ है ये जो है ईरान आबादी के हिसाब से। और इसराइल सिर्फ जो मैक्सिमम विड्थ है, चौड़ाई 135 किलोमीटर से चौड़ा नहीं है। अब जो मुल्क इतना ज्यादा अर्बन सेंटर्ड है, हाईली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, वो उतना ही बड़ा और आसान टारगेट बन जाता है। अभी तक जिस किस्म के अटैक मिसाइल्स के ईरान ने किए हैं वो पुरअसर रहे हैं। बेशक उन्होंने 30 मारे या 20 मारे और 6 निकले या 9 निकले, ऐसा ही अगर करते रहे 4, 5, 6 दिन और ये मामला थोड़ा सा फैलता गया इसराइल के अंदर, उनको चोट बहुत ज्यादा पहुंचेगी। बेवकूफी अलबत्ता ये हुई, देखिए आपको ये पता था कि सब कुछ खाली हो गया, लेबनान, हमास, सीरिया, इराक, तो आप एक बड़ी तहजीब होते हुए, एक बड़ा मुल्क होते हुए इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए था। और खासतौर पे आपको पता था कि आपका न्यूक्लियर अभी उस लेवल पे नहीं है जहां पर आप एक वो फैक्टर बन सके, तो उससे बचने की जरूरत थी। पाकिस्तान ने 14 साल लगाए, बल्कि से कितना 74 से लेके 98 तक 24 साल लगाए। 84 में ये हासिल की, 14 साल वो वाले और फिर बाद वाले, कि हम हर चीज से हम मामला तय करते रहे। अपनी स्पेस को हमने सुकड़ने नहीं दिया अपने प्रोग्राम के लिए, लेकिन इसकी मुश्किलात और थी। एनपीटी का मेंबर था, रोक नहीं सकता था उनको आना ही आना था। तो बहरहाल मेरा ख्याल है एक स्ट्रेटेजी के अंदर ईरान ने बहुत सारी गलतियां की। और खासतौर पर जब ये इस मामले में फंसता जा रहा था, ट्रंप ने क्या बोला था कि 60 दिन दूंगा, 60 दिन में मेरे साथ मुआहदा कर लो, नहीं किया। 61st डे को 61वें दिन इसराइल ने हमला कर दिया। अगर ये सबक नहीं मिलते तहजीबों को और समझने वाले, तो मेरा ख्याल है कि खतरा इनको नहीं है। ये 9 करोड़ खत्म होने वाले नहीं है, ये फिर से उठेंगे, लेकिन वो 1 करोड़ वाले को खतरा ज्यादा है, खासतौर पर नेतन्याहू को, क्योंकि वहां पर सियासी रद्दअमल बहुत तेजी से निकल सकता है। और जो सियासी रद्दअमल तेजी से निकलेगा, अगर वहां पे और मार पड़ी, हफ्ता 10 दिन रात के वक्तों में मिसाइल गए ईरान के, तो वहां पर लोग सड़कों पर निकल आएंगे, बोलेंगे कि बस करो, खत्म हो जाओ। यानी नेतन्याहू के पहले पीछे पड़े हुए हैं गजा की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें मेजर करना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं होता कि खत्ते में जंग फैल जाए या तीसरी जंग अजीम स्टार्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन सियासी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं पे महसूस जरूर होंगे। हाँ, ईरान अगर पहले बैठ जाता है
सियासी तौर पर, एक रिजीम के तौर पर, तो फिर वहाँ रिजीम चेंज की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनके पास असल में उनकी इस्तेदाद कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वेपन्स कितने हैं, कितने मिसाइल रख सकते हैं, कितने मार सकते हैं। और वो जो जिक्र है ना, वो जो बात करते हैं कि फजाई सुप्रीमेसी हासिल की हुई है, हाफ ऑफ ईरान, इतना बड़ा ईरान कि वो जो लाइन है तेहरान, इस्फहान और बुशहर तक, उधर तक ही है, वहां तक उनकी पहुंच। अभी आगे तो आधा ईरान, उससे भी ज्यादा इधर को पड़ा हुआ है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको भूला नहीं जा सकता। और ये ईरान को थोड़ा सा जरा अगर डिप्लोमेटिकली अच्छा मामला करते, अपना रास्ता बनाते, तो शायद उनके लिए बेहतरी रहती, इतनी मुश्किल में ना पड़ती। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें, ये जो जिन टारगेट्स के लिए सब कुछ किया गया है, 1980 से बाकायदा एजेंडा है अमेरिका और इजराइल का, क्या आपकी बार नाकामी से दो चार होगा? ये क्या कॉस्ट पड़ेगी अमेरिकन इंटरेस्ट और इजराइल को इस पूरी सूरत हाल की जिन्होंने क्रिएट की है? आशा, देखिए, ये नेतन्याहू ने ये जो एक जुआ खेला और मुस्तकिल ये 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं, ये गजा से मामला स्टार्ट हुआ है, तो ये कोई बगैर सोचे समझे तो नहीं हुआ। यकीनन उसके ऊपर बाकायदा कोई एक स्ट्रेटजी भी होगी। और जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इजराइल को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है इस पूरे खेल में, और हो चली पाकिस्तान पे भी प्रेशर आ चुका था पहले। तो सवाल इस वक्त जो ये खड़ा होता है आयशा, कि ये जो नेतन्याहू ने ये क्यों किया, ये उनका ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है, ये एक पुरानी उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। और इसको आप अगर ऑनलाइन नाजरीन भी अगर गूगल भी कर ले तो उनको इसके ऊपर बेतहाशा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, सरकारी पोजीशन मिल जाएगी इसके ऊपर। अब रफ्ता रफ्ता एक एक करके तमाम ऐसे ममालिक जो कि इजराइल के लिए खतरा थे, शाम हो, लबनान हो, और उससे पहले तो जो कुछ हो चुका इराक में आप सबको पता ही है, तो अब ईरान की बारी है। और अब सवाल यही पैदा होता है कि ईरान कितनी देर ये सस्टेन करेगा। अगर तो ईरान इसको सस्टेन कर सकता है, जवाबी हमला दे सकता है, फिर तो नेतन्याहू के लिए मुश्किल है। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में अर्ज किया था कि रूस और चीन जो है उनकी इस पे क्या पोजीशन होगी, क्योंकि दुनिया में अलाइनमेंट बदल रही है। तो आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा था ताकत के तवाजुन का जिक्र किया था। ताकत का तवाजुन जो है वो अब बिल्कुल बदल रहा है। चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के उभर रहा है, और इस पर ख्वाहिश ये है अमेरिका की और इजराइल की और दीगर उनके जो एलाइज हैं कि चीन को उस तरह की जिसे कहना चाहिए पावर या इन्फ्लुएंस ना मिले वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में भी। और यही वजह है कि इंडिया के साथ जो आपने देखा कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त गठजोड़ है इजराइल के साथ, जिस तरह से वहां पर तालियां बजाई जा रही हैं इजराइल के कारनामों पे ऊपर, और वो कह रहे जी हमने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, हमें पाकिस्तान के साथ ऐसा करना चाहिए था। आप उनका टीवी देख लीजिए, आप उनके पढ़े लिखे कमेंटेटर्स को देख लीजिए, तो एक बाकायदा गठजोड़ दिखाई दे रहा है। और अब जाहिरी बात है कि ये सब बेचारे ईरान के ऊपर तो मलबा नहीं हम डाल सकते, हमें खुद भी कुछ उसके बारे में सोचना होगा सिफारती लेवल के ऊपर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं 1971 के बाद ये दूसरा बड़ा एग्जिस्टेंशियल या वजूदी बहरान पैदा हो रहा है कि एक साथ एक जानिब हिंदुस्तान और दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क जो वहां पे हुकूमत गिरा के अपनी कठपुतली हुकूमत बनाना चाहता है। तो पहलवी साहब जो है वो इजराइल के कसीदे पढ़ रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे वो जो बाहर हैं, रजा शाह पहलवी, बड़ा अहम है। रजा रूमी साहब, जहां पे आप प्रोग्राम कंक्लूड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये भी जरूर मौजू रहेगा कि क्या खिते में जिस तरह का रजीम चेंज इसराइल या अमेरिका चाह रहे हैं, वो यहाँ पे रहने वाली दूसरी ताकतें बर्दाश्त कर पाएंगी, क्या वो बाकियों के हक में जाएगा? एक अहम सवाल जिस पर गुफ्तगू जरूर रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।